हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो नॉलेज ऑफ एक्ट में आपके 2-3 एक्ट हम पहले करा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट आज आपको कराने वाले हैं द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, ठीक है, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 2006। तो ये जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, ठीक है, तो ये किसका हुआ था? अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में संशोधन करके आपका अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 2006 लाया गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि किस में संशोधन करके हुआ है। तो 1956 वाला जो अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम है, उसमें संशोधन करके आपका 2006 का अधिनियम लाया गया, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे उनको ये बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप भी और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 क्या है? 2006 को समझने से पहले हमें 1956 यानी कि मूल अधिनियम जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष में विवाह के बाद के बने यौन संबंधों को नैतिक समझा जाता है, परंतु यही संबंध अगर अनैतिक तरह से बनने लगें तो वह वेश्यावृत्ति देह व्यापार के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 तक जो भी कानून बने हैं वह सिर्फ वेश्यावृत्ति देह व्यापार पर नियंत्रण के लिए बने। उनके उन्मूलन के लिए कोई कानून सफल नहीं हो सका। उन्मूलन मतलब उस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए, देह व्यापार पर, वेश्यावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए आज तक कोई भी कानून नहीं बन पाया। 1956 का जो अधिनियम है वो भी सिर्फ क्या है, उस पर नियंत्रण लगा रहा है, ठीक है। तो ये भारतीय दंड संहिता 1860, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका उन्मूलन जो है वो सरल नहीं है, पर इसके प्रोत्साहन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। आपने देखा होगा कि कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, ठीक है, और लड़कियां हैं वो किडनैप हो जाती हैं। यौन शोषण सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता है, उसमें लड़के भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। वेश्यावृत्ति किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण, यौन शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं, ठीक है। मतलब आपने किसी को बेच दिया, अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी व्यक्ति को बेच दिया, किसी बच्चे को, लड़की को, लड़के को, तो वो आप लैंगिक शोषण के लिए, तो वो वेश्यावृत्ति की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है ब्रोदल यानी कि वेश्यालय। धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोदल क्या है? एक वेश्यालय जहाँ पर वेश्यावृत्ति की जाती है, चाहे वो मकान हो, कमरा हो, फ्लैट हो, वाहन हो, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए यौन शोषण व देह व्यापार हो रहा है, वो वेश्यालय यानी कि ब्रोदल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, याद रखना आप लोग। धारा 2 में इसकी परिभाषा है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ये जो वेश्यावृत्ति है वो कैसे कैसे आपके कौन से अनुच्छेद वगैरह में है। तो 10 मई 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन में तथा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 23 के अनुपालन में ये अधिनियम लाया गया, जो कि 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ, ठीक है। जो आपका अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है वो 30 दिसंबर 1956 को लागू किया गया और भाग 3 अनुच्छेद 23 में है। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धारा 1 देखते हैं, तो इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम विस्तार प्रवर्त किया गया है। जैसे कि नाम क्या है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया और लागू हुआ है, यानी कि प्रवर्तन दिनांक है जो वो 30 दिसंबर 1956 है। इसको सभी धाराओं सहित लागू किया गया, ठीक है। धारा 2 वयस्क, अवयस्क, वेश्यावृत्ति, वेश्यागृह आदि की परिभाषाओं से संबंधित है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने एक्ट पढ़े हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो धारा 2 है वो हमेशा परिभाषाओं से ही संबंधित है, ठीक है। धारा 3 जो है वो वेश्यागृह के संचालन के लिए दंड का प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति वेश्यागृह के प्रबंधन या इसमें सहायता करते मिला तब उसे कम से कम 1 वर्ष व अधिकतम 3 वर्ष की कारावास तथा 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और वही व्यक्ति अगर दोबारा यह कार्य करते हुए पकड़ा गया तो कम से कम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष की कारावास व 2000 तक जुर्माना
देना पड़ेगा। ठीक है, धारा 3 कौन सा है? वेश्यागृह के संचालन के लिए दंड का प्रावधान। धारा 4 है वेश्यावृत्ति देह व्यापार से कमाई करना। 18 वर्ष के ऊपर का कोई व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं कि 18 वर्ष जो है हमारे यहाँ वयस्क होने की आयु मानी गई है। 18 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति जीविका के रूप में जानबूझकर वेश्यावृत्ति को अपनाता है तो उसे 7 से 10 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। ये धारा 4 में है। ठीक है, धारा 5 जो है वो वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराने पर कठोर दंड का प्रावधान है। कुछ बच्चे होते हैं, उनसे जिस तरह बच्चों की किडनैपिंग होती है ना, कि झूठ बोल देते हैं, भाई आपके माँ बीमार हैं, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए वहाँ ऐसी जगह ले जाना है, तो वो वहाँ जाकर उन बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको बेच देते हैं, ज़बरन उनको बहला फुसलाकर उनसे देह व्यापार कराते हैं। तो इस तरह की जो घटना होती है वो धारा 5 के अंतर्गत उसमें दंड का प्रावधान है कि सहमति से अगर वेश्यावृत्ति कराना 7 वर्ष की सज़ा है और असहमति से वेश्यावृत्ति के लिए 14 वर्ष तक की सज़ा है। धारा 6 है किसी व्यक्ति को ऐसी जगह रोकना जहां वेश्यावृत्ति हो रही है, चाहे वो मकान है, वेश्यागृह है आदि में, तो वेश्यावृत्ति करने के लिए तो उसे दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक का दंड है। जब आप किसी को रोकेंगे तो वो अपने मन से तो रुकेगा नहीं, है ना, ऐसी जगह पर, तो ज़बरदस्ती किसी को रोकने के लिए भी दंड है धारा 6 में। धारा 6 का खंड 4 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत किसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा ये निरुद्ध की गई थी कि कोई आभूषण धन या गिरवी संपत्ति की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मतलब आपने किसी के परिवार को आभूषण धन संपत्ति या गिरवी रखा है, ठीक है, और आपने क्या किया, उस घर की जो औरत है, स्त्री है या लड़की है, उसको लाकर बेच दिया कि हम वसूली कर रहे हैं, अपनी संपत्ति अपने धन की वसूली कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए भी दंड मिलेगा जो कि धारा 6 के खंड 4 में है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 7 है सार्वजनिक स्थानों या उसके आसपास जगहों पर वेश्यावृत्ति कराने पर या करने पर दंड का प्रावधान, जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है। जगह कौन कौन सी, जैसे कि होटल हो गई, धर्मस्थल हो गया, कोई पूजा का मंदिर, मस्जिद वगैरह, शिक्षण संस्थान, स्कूल के आसपास की जगह, छात्रावास, अस्पताल आदि। तो इन जो सार्वजनिक स्थल हैं, लोक स्थल हैं, उन स्थानों के आसपास अगर वेश्यावृत्ति हो रही है तो उस व्यक्ति के ऊपर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा जो ये कार्य करा रहा है या उसमें सहायता दे रहा है। ये धारा 7 के अंतर्गत है। धारा 8 है देह व्यापार के लिए याचना करना या इशारा करने के लिए दंड का प्रावधान। इस धारा के अंतर्गत स्त्री को भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत 1 वर्ष कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना का दंड है। ये जो जुर्माना और जो कारावास है, इसकी अवधि बाई चांस ही पूछी जा सकती है। आप बस मेन याद रखिएगा कि धारा 8 में क्या है, धारा 6 में क्या है, इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा डीप में मत पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन अभी पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो नहीं पता कि किस तरह से पूछे जाएंगे, तो एक एक पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपकी नज़र से भी वो चला गया कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी, तो भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। धारा 9 किसी व्यक्ति द्वारा अपने देखभाल व संरक्षण में रहने वाले को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, उकसाना आदि के लिए 7 से 10 साल या उम्र कैद तथा दंड व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आपके घर पर रह रहा है, बाय गेस्ट रह रहा है, कोई रिलेटिव आपके यहाँ रह रहा है और आप उसको वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं, बहला फुसलाकर, ज़ोर ज़बरदस्ती से। ठीक है, तो उसके लिए भी दंड है जो कि 7 से 10 साल तक है या उम्र कैद भी मिल सकती है, साथ ही जुर्माना या फिर दोनों एक साथ। ठीक है, धारा 14 जो है इसके तहत अपराध को संज्ञेय बनाया गया है। धारा 15 बिना वारंट तलाशी से संबंधित, कि पुलिस कभी भी आकर, अगर शक है, किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस बिना वारंट आकर तलाशी घर की ले सकती है। धारा 16 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी या एसआई वेश्यागृह से किसी को छुड़ा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनाथ बच्चों को तो इसमें धकेला ही जाता है, बट जो कुछ मासूम बच्चे और बच्चियां होती हैं उनकी किडनैपिंग करके भी जो है बच्चों को इस व्यापार में धकेल लिया जाता है। तो माता पिता या किसी के द्वारा शिकायत करने पर पुलिस अधिकारी जब छापा डालेगा, जब खोजबीन करेगा, तो वेश्यागृह में अगर वो बच्चा पाया जाता है या फिर जिस उम्र में
छोटे बच्चे पाए जाते हैं वेश्यागृह में, तो पुलिस को ये अधिकार है कि वो वहाँ से उन बच्चों को छुड़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये है धारा 366 के। ठीक है, इसमें क्या है, यदि कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है या किसी स्थल पर जाने को या कोई कार्य करने को कहता है, ये जानते हुए कि उस स्थान पर गैर कानूनी रूप से यौन शोषण हो रहा है, तो ये दंडनीय अपराध है। ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक के कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, या फिर विदेश से अगर लड़की को का आयात करना, धारा 366 खा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, ये जानते हुए कि उस स्थान पर गैर कानूनी रूप से यौन शोषण हो रहा है, तो ये दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत भी 10 साल तक की सजा और कारावास जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 22 जो है, इसके अंतर्गत कार्यवाही विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत धारा 22 के अंतर्गत इनके जो कर्तव्य हैं, नगर मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। महिलाएं जो देह व्यापार करती हैं, उन्हें दोषी कम पीड़ित ज़्यादा माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने आदेश दिया है कि महिलाओं, उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए व अगर वो चाहती हैं तो उनकी शादियाँ भी करानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात की अभी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की। अब देखते हैं जो कुछ संशोधन हुए हैं 2006 में, वो क्या हैं। 22 मई 2006 को लोकसभा में ये जो संशोधन है वो पेश किया गया। संशोधन के बाद की जो मुख्य धाराएं हैं वो देख लेते हैं। तो धारा 2 में जहाँ पर पहले 16 वर्ष की आयु रखी गई थी, उसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमें धारा लगी इसमें। नेक्स्ट है धारा 3, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा वैश्यालय के प्रबंधन करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 से 3 साल सजा और 10,000 जुर्माना, दूसरी या उससे अधिक बार दोषी होने पर 3 से 7 साल की सजा व जुर्माना 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, धारा 5 में यहाँ पर बहला फुसलाकर देह व्यापार अगर किसी बच्चे से कराया जाता है, मतलब बच्चा छोटा है, अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वयस्क नहीं है, और किसी बच्चे से अगर बहला फुसलाकर यौन शोषण देह व्यापार कराया जाता है, तो दोषी को 7 से अधिक दिनों की सज़ा, 7 से अधिक मंथ की सज़ा और कारावास व दंड हो सकता है। 2006 में कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि 5A, 5B, 5C। तो 5A के अंतर्गत इसमें अगर कोई व्यक्ति देह व्यापार के लिए धोखाधड़ी से भर्ती कराता है कि चलो हम तुम्हें जॉब दिला देंगे, दिल्ली चलो हम जॉब दिला देंगे, या विदेश चलो हम वहाँ पर आपको अच्छा काम दिला देंगे, इस तरह से अगर कोई भर्ती करा देता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता है, तो वह दंड का भागीदार होगा। ठीक है, 5B जो है वो तस्करी करने पर दंड, जैसे कि अगर 7 या कठोर कारावास पहली बार में और दूसरी बार में आजीवन कारावास। ठीक है, 5C जो है वो तस्करी का प्रयास या बढ़ावा देने पर बराबर की सज़ा मिलेगी, जैसे कि कोई तस्करी कर रहा है और आप उसकी सहायता दे रहे हैं, या प्रयास कर रहे हैं बट उसमें असफल हो गए, पहले ही पकड़ लिए गए, तो ऐसी स्थिति में भी सज़ा जो है वो बराबर मिलेगी। पहली बार में 3 माह की सज़ा 2,000 जुर्माना और दूसरी बार में 6 महीने की सज़ा व 50,000 जुर्माना। ठीक है, या दोनों एक साथ भी मिल सकती है। मूल अधिनियम की धारा 8 को और धारा 20 को 2006 के अधिनियम के संशोधन में हटा दिया गया। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी धाराओं को हटाया गया, तो आपको याद रखना होगा धारा 8 और धारा 20 को हटा दिया गया। ठीक है, और नई धाराएं इसमें 5A, 5B, 5C और साथ ही 13A, 13B और 23A को जोड़ा गया है। ठीक है, केंद्र सरकार को सख्ती दी गई है कि वह मानव तस्करी पर रोक के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी राज्य प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका है। तो हॉस्टल वार्डन बच्चों की 100% उपस्थिति पर नज़र रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छात्रावास से बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से छात्रावास जाता है, इस बीच में भी कुछ बच्चों की तस्करी कर ली जाती है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किस तरह से लोग उनके साथ उनसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन की भी भूमिका है कि वो ये देखे कि सभी बच्चे छात्रावास में उपस्थित हैं या नहीं। अनुपस्थित होने पर माता पिता से जानकारी लेना या जानकारी ना मिलने पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देना। एंड आपको हेल्पलाइन नंबर तो याद ही होगा, अगर आप हॉस्टल वार्डन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो नंबर है अपने मोबाइल फ़ोन में भी ऐड कर लीजिए, 1098। ओके,
मानव तस्करी में आए बच्चों को भावात्मक संबल देना व उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाना। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था धारा 16 में कि पुलिस जो है वो कुछ बच्चों को मतलब कुछ क्या जो भी वहाँ पर बच्चे हैं उनको अगर छुड़ा लेती है तो उनका एडमिशन वगैरह की जो खर्चा वगैरह जो होगा, जिम्मेदारी जो होगी वो सरकार की होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हॉस्टल में बच्चे का एडमिशन होता है तो हॉस्टल वार्डन की भूमिका है कि वो उस बच्चे को भावात्मक संबल दे और उसे सुरक्षा का एहसास दिलाए कि हाँ आप यहाँ पर सुरक्षित हो, आपके साथ में इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया जाएगा जो अभी तक होता आ रहा है। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति व देह व्यापार के बारे में कार्यशाला चलाना व माता पिता को जागरूक करना, छात्रावास में रह रहे बच्चे व तस्करी से आए बच्चों के बीच में सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी भी हॉस्टल वार्डन की ही होती है, क्योंकि स्कूल वो कुछ समय के लिए जाएंगे बट हॉस्टल में वो ज़्यादा समय के लिए रहेंगे, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी वहाँ पर बच्चों को देखने की, उन्हें समझने की और उन सभी के बीच में सामंजस्य बिठाने की होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार रखने के साथ ही दोस्ताना व्यवहार भी रखें, कि अगर उनके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आपसे आकर खुलकर बात कर सकें कि हाँ हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, चाहे वो कोई बच्चा ही कर रहा हो या आसपास या उनके घर में इस तरह का शोषण हो रहा हो तो वो आपसे आकर बात कर सकें। ठीक है, बच्चों में गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताना चाहिए। अजनबियों से दूर रहने को कहने के साथ ही नुक्कड़ नाटक आदि माध्यम से बच्चों को और उनके माता पिताओं को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए जिससे सभी को ये लाभ मिल सके। आगे आपकी क्लासेस और भी यहाँ पर स्टार्ट करा दी जाएंगी कुछ रिसोर्सेज का अरेंजमेंट होने के बाद। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।